Hello kids, this video is for the students of class 8th and we are going to discuss the important key points of the chapter how, when and where. हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। लोग सोचते हैं अरे डेट्स को क्यों पढ़ना, जो लोग करके चले गए उसके बारे में क्यों जानकारी रखना, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कैसे किया जाता है ये, तो अगर आप ये जान लेंगे तो आपके लिए भी हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके की पॉइंट्स। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं और पहले तो बहुत ही मानते थे इस बात को। अर्लियर हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स, कि पीछे के समय की डेट्स को जान लेना ही हिस्ट्री को जान लेना है। हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि पहले पास्ट में चीजें कैसे हुई एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और फिर वो चीजें बदली कैसे। प्रीवियसली पहले हिस्ट्री वॉज इन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, कि जो मेन मुख्य बैटल्स हुए, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उनका वर्णन जान लेना ही इतिहास को जान लेना था। जैसे उसमें मेन घटनाएं कौन सी होती थी? द ईयर ए किंग वॉज क्राउन, के राजा सिंहासन पर कब बैठे, कब उन्हें ताज पहनाया गया। द ईयर ही वॉज मैरिड, कब उसकी मैरिज हुई, एंड हैड ए चाइल्ड, कब उसके बेबी हुआ। द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वॉर और बैटल, उसने कोई विशेष बैटल कब लड़ा। द ईयर ही डाइड, और कब उसकी डेथ हो गई। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और फिर वो ईयर भी जानना इंपॉर्टेंट था कि कौन से रूलर ने उसकी गद्दी को फिर अपनाया, यानी कि उसके बाद कौन राजा बना। लेकिन अब ये पहले की बात थी। नाउ हिस्टोरियंस लुक मोर टुवर्ड्स व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन, लेकिन आज के हिस्टोरियंस इस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि चीजें क्यों हुई और कैसे हुई, एंड नॉट ऑन व्हेन थिंग्स हैपन, ये नहीं कि कब हुई। विच डेट्स, डेट्स कौन सी? द डेट्स वी सिलेक्ट बिकम वाइटल, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट। जो डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं उनके सेट को इंपॉर्टेंट मान के उन पर फोकस करते हैं। इफ द फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, लेकिन अगर स्टडी करने का फोकस ही बदल जाए, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तो फिर और दूसरी डेट ज्यादा हमें महत्वपूर्ण लगेंगी। जैसे मैं भी आपको बताऊं पास्ट में क्या था, कब कौन सा राजा बना, कितने साल तक किया, कब उसकी शादी हुई, फिर उसके बाद कौन बना, ये घटनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उनकी डेट भी इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन अगर ये घटनाएं बदल जाएं कि हम इन चीजों को ना इंपॉर्टेंस दे के और चीजों को इंपॉर्टेंस दे, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और डेट दूसरी हो जाएंगी। हाउ डू वी पीरियडाइज? और हिस्ट्री इतनी बड़ी है, हम उसको पीरियडाइज कैसे करते हैं? वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम। पूरी हिस्ट्री को कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर लिया गया है। जैसे आपके स्कूल में पीरियड होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, तो जानना आसान होता है ना कौन सा हिंदी है कौन सा इंग्लिश है। तो ऐसे ही हिस्ट्री को भी अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर लिया है, और ये जानने के लिए कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या विशेषताएं थी, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, और उसके मेन फीचर्स क्या थे जो आज हमें दिखाई पड़ते हैं। पीरियडाइजेशन है, ये कई लोगों ने अलग अलग किया है। पहले हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया हिस्ट्री को देखते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economist and political philosopher, in his book A History of British India
डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। इसमें आपको 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगी। एक तो ये कि 1817 में जेम्स मिल हुए हैं, जिनका कि ये फोटो भी अभी देखेंगे आप। वो स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने एक बुक लिखी, यानी कि राइटर भी थे। उनकी बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल। इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। के सबसे पहले यहाँ हिंदू थे, फिर उसके बाद मुस्लिम्स का रूल हुआ, और उसके बाद फिर अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का हुआ। तो उन्होंने 3 पीरियड बना लिए। अकॉर्डिंग टू मिल के अनुसार all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe। अब इनकी सोच देखिए, ये क्या मानते थे कि यूरोप को छोड़ के जितनी भी एशियन सोसाइटीज हैं वो सब बैकवर्ड्स हैं यूरोप वालों से। अब अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का और क्लासिफिकेशन भी किया गया है जो दूसरे लोगों ने किया। Historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern। जो हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री लिखते हैं, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एंशियंट, बहुत प्राचीन, मिडिवियल, जो बीच का पीरियड था, और मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम, लेकिन इस डिवीजन में भी कुछ प्रॉब्लम सामने आई। बिकॉज दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि ये पीरियडाइजेशन भी वेस्ट से आया। जैसे कि जेम्स मिल का था, वो भी वेस्टर्न ही के थे, तो ये भी उन्हीं से आया। देखा, द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। उन्होंने ये मान लिया कि जितनी मॉडर्न चीजें हैं, जैसे साइंस है, रीजन, तर्क करने की शक्ति है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, इन सब की ग्रोथ मॉडर्न पीरियड में हुई है। कहने का मतलब क्या हुआ, उससे पहले ये चीजें नहीं थी। मिडिवियल वॉज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी, और मिडिवियल ये वर्ड उन्होंने उस सोसाइटी के लिए यूज किया where these features of modern society did not exist। कि जहाँ वो ये मानते थे कि ये मॉडर्न चीजें, डेमोक्रेसी है, साइंस है, रीजन है, लिबर्टी है, इक्वलिटी थी नहीं। ये तो बड़ा गलत है। अगर हम प्राचीन इतिहास को अपने इंडिया के देखिए, एंशियंट इंडिया को, तो वहाँ डेमोक्रेसी भी थी, साइंस भी थी, हमारे उसमें लिखा हुआ है जो हमारे वेद हैं। लेकिन ये मान के चलते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड, जो इनका पीरियड है, जब अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज बनाई, वह उस समय ही डेमोक्रेसी आई, उससे पहले कुछ नहीं था। मैनी हिस्टोरियंस रेफर ब्रिटिश रूल पीरियड एज कॉलोनियल। बहुत सारे हिस्टोरियंस ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल मानते हैं। बिकॉज इन दिस रूल, क्योंकि इस रूल में पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, लोगों में समानता नहीं थी, फ्रीडम और लिबर्टी, आजादी नहीं थी, नो इकोनॉमिक ग्रोथ, ना कोई आर्थिक वृद्धि हुई, एंड प्रोग्रेस टुक प्लेस, ना कोई प्रोग्रेस हुई। अब आप ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉलोनियल, कि कॉलोनियल क्या होता है। द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री, ब्रिटिश देश को जीतने के लिए आए, एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, और उन्होंने अपना रूल यहाँ पे स्थापित कर दिया। सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज, और जो इंडिया में नवाब थे, राजा थे, उनको बिल्कुल निम्न श्रेणी का मान लिया, उनको सबजुगेट कर दिया, यानी कि सबॉर्डिनेट माना, और सोचा कि बस हम ही अच्छे हैं। ब्रिटिश एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, सोसाइटी को कंट्रोल कर लिया, कलेक्टेड रेवेन्यू, और टैक्स भी इकट्ठा करने लगे, टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, अपना खर्चा चलाने के लिए। बोट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, और जिन चीजों की उन्हें इंडिया से जरूरत थी, उन्हें वो कम कीमत पर यहाँ से खरीदते, एंड प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और जो क्रॉप्स उन्हें बाहर भेजनी होती थी, उनको इंडिया में उगाते। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इंडिगो, नील की खेती होती थी, जो आज हम नील यूज करते हैं कपड़ों में लगाने के लिए, वो तो केमिकली सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन उससे पहले नील की खेती होती थी,
और जिस जगह नील की खेती होती थी इंडिगो की, वो जमीन बिल्कुल बेकार हो जाती थी। लेकिन अंग्रेज लोग इंडिया वालों को कंपेल करते थे कि वो इंडिगो की खेती करें। और ब्रिटिश रूल ब्रोट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश रूल में अपनी वैल्यूज लेकर आए एंड टेस्ट, अपने उनके रुचि थी, कस्टम रीति रिवाज थे और प्रैक्टिसेस थी, प्रथाएं थी। When the subjugation of one country by another lead to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में इस प्रकार के पॉलिटिकल यानी कि खुद अपना कंट्रोल करने लगे, राज चलाने लगे, इकोनॉमिक वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लें, सोशल चेंजेस लाएं, कल्चरल चेंजेस लाएं, तो उसे कहते हैं कोलोनाइजेशन। हाउ डू वी नो, हमें पता कैसे चलता है कि क्या हुआ पहले? हिस्टोरियंस यूज वेरियस सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को, जो आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को लिखने के लिए, बहुत सारे सोर्सेज को यूज किया। और लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या ये कहें कि जो पिछले 250 ईयर्स की हिस्ट्री है उसको लिखने के लिए बहुत सारे सोर्सेज को यूज किया। वो कौन से सोर्सेज थे? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जो शासन होता है वो बहुत सारे रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज। कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे जो भी कुछ उन्होंने किया उसका रिकॉर्ड बनाया, और ये आज सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन वाज रिटन। उन्होंने जो भी आदेश देते, जो योजना बनाते, जो पॉलिसी बनाते, जो फैसला लेते, जो सहमति होती, एग्रीमेंट करते, जो छानबीन इन्वेस्टिगेशन होता, सब कुछ लिखा जाता। एज ब्रिटिश बिलीव, क्योंकि ब्रिटिश को, अंग्रेजों को विश्वास था दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट, कि लिखना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड रूम्स। इतना ही नहीं, ब्रिटिश ने रिकॉर्ड रखने के लिए रिकॉर्ड रूम भी बनाए। अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जो भी उनकी इंस्टीट्यूशन थी उनके पास में ही वो जगह बनती थी। एज दे फेल्ट that all important documents and letters needed to be carefully preserved, कि जो भी important documents हैं, letters हैं, उन्हें बड़ी carefully रखा जाना चाहिए। It become important, survey important है। The British believed, British ये भी विश्वास करते थे that a country had to be properly known before it could be effectively administered, कि शासन चलाने से पहले किसी भी कंट्री को जानना जरूरी है। Therefore, practice of surveying became common. इसीलिए सर्वे करना यानी कि वहां पे जाके अवलोकन करना, देखना क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसे सर्वे कहते थे। ये आम बात हो गई अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिश ने यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाई, ये कॉलोनियल रूल किया उस समय पर। बाय द अर्ली 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. पूरी कंट्री को नापने के लिए 19th सेंचुरी के शुरुआत में बड़े डिटेल्ड विस्तृत सर्वे किए गए इंडिया में। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। गांव में रेवेन्यू आप जानते हैं लैंड टैक्स होता है, वो किए गए जानने के लिए टोपोग्राफी के कितनी वहां पे टोपोग्राफी है, यानी कि खेती की जमीन कितनी है, द सॉयल क्वालिटी, सॉयल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा एंड फौना, किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह के एनिमल्स है वहां पर, द लोकल हिस्ट्रीज, वहाँ की लोकल जो उस जगह की हिस्ट्री थी उसको जाना, एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, और उनकी खेती करने का पैटर्न क्या है ये भी जाना, इसके लिए भी सर्वे हुआ। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का एंड आते आते उस 19th सेंचुरी के एंड से लेकर सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। सेंसस होता है जनगणना, लोगों की गिनती। सेंसस के ऑपरेशन भी चलाई जाती थी हर 10 साल बाद, आज भी होते हैं, 10 साल बाद ही होती है जनगणना भी। विच प्रोवाइड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, जिससे कि लोगों का डिटेल में रिकॉर्ड मिलता था इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी प्रोविंसेस में।
नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, उनकी कास्ट कौन सी है, रिलीजन कौन सा है, ऑक्यूपेशन जॉब कौन सा है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन नोट की जाती थी। अदर सर्वेज सच एज बोटेनिकल सर्वेज, जिसमें बोटेनिकल यानी कि प्लांट्स के, जूलॉजिकल सर्वे एनिमल से संबंधित सर्वे भी किए गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे पुरानी चीजों की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजिकल बर्ड्स वगैरह की के सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे ये भी किए गए। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते। ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, ऑफिशियल रिकॉर्ड ये नहीं बताते कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो अपने हिसाब से, जो सर्वे करने वाला अपने हिसाब से देखेगा ना चीजें। जैसे मान लीजिए आपको कोई आप कुछ खरीदने के लिए गए बाजार में, तो आपकी पसंद कैसी है, आपको किस तरह की लुक पसंद है, कौन सी चीज किस तरह की पसंद है, कोई कपड़े आप खरीदने गए कौन सा कलर पसंद है, कौन सा डिजाइन, तो वो भी आप ये समझ सकते हैं इसमें कि जो राजा था उसे क्या चीज देखनी थी, वो चीज देखेंगे जो ब्रिटिश रूलर्स थे। लेकिन आम जनता किस चीज को देखती थी उससे कोई मतलब नहीं था। एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, उनके एक्शन के पीछे क्या वजह थी। वी नीड टू लुक दीज थिंग्स इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इन चीजों को देखने के लिए हमें अनऑफिशियल रिकॉर्ड देखना पड़ता है, विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जिसे पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब अनऑफिशियल रिकॉर्ड के सोर्सेज क्या थे, डायरीज ऑफ पीपल, कुछ लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, वो डायरीज, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, बहुत सारे ट्रेवलर्स बहुत सारे पिलग्रिम्स इंडिया में है, वो वर्णन लिखते थे, वो रिकॉर्ड। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, कुछ महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, वो इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर बुकलेट्स इन द लोकल बाजार, लोकल बाजार में बड़े लोकप्रिय बुकलेट छोटी छोटी किताबें बिकती थी, वो न्यूज़पेपर। रिटन आइडियाज ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, कुछ रिफॉर्मर समाज सुधारकों ने, लीडर्स ने अपने आइडियाज लिखे, वो भी। रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट, पोएट्स ने लिखा, जैसे तुलसीदास ने मान लीजिए रामचरितमानस लिखी है, तो हमें उस समय किस तरह की समाज था वो पता चलता है। नॉवेलिस्ट, जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उससे भी हमें कुछ जानकारी समाज की मिलती है। लिमिटेशंस ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड की सीमाएं क्या थी। दे वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर इलिटरेट, ये उनके द्वारा लिखे जाते थे जो पढ़े लिखे होते थे। फ्रॉम दीज, इनसे वी कांट अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड, इससे हम ये नहीं समझ सकते कि इतिहास को अनुभव कैसे किया गया। एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, जो किसान थे, जो वन जातियां थी, वो कैसे रहती थी। द वर्कर्स इन द माइंस, जो खदान होते थे वहां पे वर्कर कैसे काम करते थे। और द पुअर ऑन द स्ट्रीट, जो गलियों में गरीब लोग रहते थे, वो क्या सोचते थे, कैसे जीते थे, इस या वो क्या सोचते थे, उसकी जानकारी नहीं मिलती। आई होप कि आपको पूरे लेसन के बारे में जानकारी जरूर मिल गई है। तो अब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए वीडियो को, और लाइक भी करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।